नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज की क्लास में। ज्योग्राफी का हमने 7th का टॉपिक उठा लिया था। प्लानर में आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ ना। देखिए, हमने 6th का पूरा पढ़ लिया। 7th का कल हमने ये चैप्टर कर लिया था, आज जल कर लेंगे और उसके बाद 9th का चैप्टर पढ़ेंगे। देखो, जल होने के बाद आपका काम इतना सा रहेगा, आज ये 9th वाला चैप्टर कर लेगा, समझ गए ना। उसके बाद सीक्वेंस में चल रहे हैं हम। बेसिकली कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी के और बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं पहले उसी को देख रहे हैं और उसके अंतर्गत हम 7th क्लास के टॉपिक्स पढ़ लेंगे। उसके बाद भैया 7th 8th 9th की जो ह्यूमन ज्योग्राफी आ गई और आपके इकोलॉजी आ गई, एनवायरनमेंट आ गई, वो हम 7th 8th 9th के वो सारे जो टॉपिक्स हैं एक साथ ले लेंगे। और क्लास 7 के बाद मतलब मूल चैप्टर तो ये रहेंगे क्लास 7 के, पर 8th और 9th में भी सेम ये चैप्टर के आगे के आपको बिंदु मिल जाएंगे जो हम एक जगह कर लेंगे। देन क्लास 10th का अपना रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज वगैरह जो पार्ट है उसको देख लेंगे और क्लास 10th का भी देख लेंगे। इसके बाद हमारा 6ठी से लेकर 10वीं तक का पूरा हो जाएगा। 11वीं 12वीं की जब मैं आपके साथ एनसीईआरटी करवाऊंगा आपको, तो काफ़ी सारे कुछ टॉपिक्स होंगे जो इसमें जुड़ेंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको भी जोड़ के हम साथ साथ कर लेंगे। पहले इसको अच्छे से कर लेते हैं। तो आज हम करेंगे वाटर। थोड़ी सी नॉइज़ वॉइस की इंटरप्शन आए ना तो उसको सह लेना। यहाँ आसपास का माहौल बहुत शानदार है, वैसे शादियों का माहौल चल रहा है। पास में हमारे का एक मैरिज गार्डन है। सुबह और शाम अच्छा तो भोजन खाने को मिलता है और बढ़िया बढ़िया गाने सुनने को मिलते हैं। और अभी भी यदि आपको कोई ढोल नगाड़े की आवाज़ आए तो म्यूज़िक का आनंद लेते हुए पढ़ाई करना है। तो आप आज हम करेंगे वाटर। देखो, मेरे पास फ़ोन आ रहे थे आप विद्यार्थियों के साथ, वो जो टर्मिनोलॉजी से उसको इंग्लिश में भी समझा दो। मैं ध्यान रखूँगा। कई बार फ्लो फ्लो में क्या होता है मैं बताना भूल जाता हूँ, लेकिन आज मैंने स्टार्टिंग में ध्यान कर लिया था कि आपको ये बताना है। जैसे थलशाला है तो बोलते हैं टेरारियम, जैसे एक्वेरियम होता है ना, ऐसे टेरारियम होता है। जल के बारे में आपको बड़े प्यारे इसमें से कुछ फैक्ट मिलेंगे जिसको रट लेना, एक पेज पर लिखना और इसको दिन में 2-3 बार पढ़ लेना हनुमान चालीसा की तरह। ये फैक्ट आपको हमेशा याद में होने चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न आपके मेंस में आते ही आते हैं। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड अगर यदि कोई स्लिप ऐसे आता है तो उसमें पॉइंट आउट कर देना हो। अच्छा, टेरेरियम होता क्या है? देखो, एक बार मैं एक घर गया था हमारे मित्र के, तो उसके बच्चे ने स्कूल का एक प्रोजेक्ट बना रखा था कांच का। ऐसा, ये तो छोटी बोतल है, वो बड़ी बोतल थी स्क्वायर में और ऊपर उसमें ढक्कन था। उसके अंदर उसने पेड़ पौधे मिट्टी वगैरह लगा के ऐसा एक आर्टिफिशियल जंगल बना रखा था। तो ऐसा लगता था कि ये साक्षात जंगल कर रखा है। अगर आप उसकी वीडियो रील बनाओ ना पास में क्लोजअप ले जाके, तो आप ऐसा लगे कि इसी जंगल में घूम रहे हो। तो ये टेरेरियम होता है। जैसे एक्वेरियम होता है ना, मछली जहाँ रहती है वो एक्वेरियम होता है, इसी प्रकार से टेरेरियम होता है। इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं। यह छोटे घर के पौधे रखने का एक कृत्रिम अहाता है, मतलब बगीचा होता है ना, एक कृत्रिम बगीचा बना देते हैं इसके अंतर्गत। चलो साहब, सीधे मेन मेन पॉइंट पे चलेंगे और जो मुझे लगेगा कि इसको केवल आपको बताना है उसको बता के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। देखो, जल के बारे में इन्होंने बता रखा है कि जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। इसी चक्कर को हम क्या बोलते हैं, जल चक्र। देखो, वाटर साइकिल, संघनन। संघनन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। और वर्षण होता है अपना, वर्षण होता है अपना प्रेसिपिटेशन, और संघनन होता है अपना कंडेंसेशन। वाष्पीकरण होता है अपना इवोपरेशन। और ये जो वहा है इसको रन ऑफ बोलते हैं। जब पानी बह के आता है ना उसको रन ऑफ बोलते हैं। जल चक्र आप सब समझते ही हैं, आपने बचपन में भी देखा होगा। गर्मी से क्या हुआ, जल भाप के रूप में कन्वर्ट हुई और जैसे जैसे ऊपर गई संघनन मतलब कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन मतलब ठंडे होने पर बूंदों में परिवर्तन हो जाना, और बूंदों में परिवर्तन होने के बाद बादल बने, और अगर यदि वो बूंदें भारी हो गई तो वर्षण के रूप में नीचे आ गई पृथ्वी पर। ये वर्षण है, ये सब वर्षण हो रही है। और यहाँ पर रन ऑफ मतलब जैसे जैसे पहाड़ियों पर आई तो रन ऑफ होती हुई मतलब वाहिका बनते हुए, नदी यहाँ पर बनते हुए आगे सागर में चले गई। और सागर नदियों में से पुनः
वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और वहा के रूप में अगेन सागर और नदियों में जाएगी। ये साइकिल है, सिंपल, आप सभी को मालूम है। आपकी मैपिंग की प्रैक्टिस साथ साथ चल रही है। वैसे हम इसको डेडिकेटेडली लेंगे, लेकिन इसमें जो आने वाले मैपिंग के जो मुख्य बिंदु हैं वो साथ साथ देखते जाना। एक एटलस जरूर रखना, कोई सा भी रख लेना, और इसमें जो मैं आपसे कहूँ बिंदुओं को, उनको जैसे क्लास हो जाए या आप एक डेढ़ पन्ने के अपने नोट्स बना लो, उसके बाद मैप पर इसकी प्रैक्टिस अवश्य कर लेना, मतलब एटलस में एक बार देख लेना। देखो साहब, ये इन्होंने बता रखा है, ये अपना उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट है। ये दक्षिण महासागर को ध्यान रखना। कई बार बालकों से मैंने पूछा, भैया कोई दक्षिण महासागर के बारे में आप जानते हो, साउथ ओशन के बारे में, तो उन्हें ध्यान में नहीं होता कि इतना बड़ा भी कोई साउथ ओशन है। और ये 60 डिग्री दक्षिण पे मैंने एक लास्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बताया था कि अंटार्कटिका की पेरिफेरी कहाँ पर जाके खत्म होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान कर लेना। अगर ये एग्जाम में आ गया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आधे ज़्यादा बच्चों को, आप गारंटी लेके चलना। अच्छा, अब एक बार झीलों को देख लेते हैं, क्योंकि जल का चैप्टर पढ़ लें। ये ग्रेट बियर झील और ग्रेट स्लेव झील, मतलब ये बियर को स्लेव बना लिया, मतलब कि गुलाम बना लिया। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में। और यहाँ पर एक सॉल्ट लेक है, सॉल्ट लेक सिटी है ना। देखो ये इंपॉर्टेंट है, विनीपेग, लेक सुपीरियर और लेक हुरोन, इनके बारे में देखेंगे। अब ये केवल आप मोटा मोटा इनका ध्यान कर लेना, अपने एटलस में इनको देख लेना। ये हमारी अमेजन नदी है, और ये दानुबी नदी है, काला सागर, कैस्पियन सागर, वांग ही, और पूर्वी चीन सागर भी देख लेना है ना। ये तो वैसे भी हॉट विषय बना हुआ है। ये हमारा भूमध्य सागर, इसके नीचे लाल सागर, ये नाइजर नदी आ रही है, कांगो, कांगो देश से निकलती है कांगो, और ये ऑरेंज नदी आ रही है। फर्स्ट है। एक बार ये जो जो नदियां मैंने आपको बताई हैं, ठंडे दिमाग से बैठ के इनको एक बार एटलस पे देख लेना, और कुछ नहीं करना, एटलस पे इनको पॉइंट आउट कर लेना। इसमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है मैप में, वह तो एटलीस्ट देख ही लेना। ये डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की अपनी, ये कोरल सागर है, अंटार्कटिका, और ऊपर आर्कटिक सागर। फर्स्ट है, क्या करना है, एटलस में इसको अवश्य देख लेना है। एक बार हम मुंबई घूमने गए थे, तो जो हमारा गाइड था हमसे पूछ रहे थे, यार इसमें ये बताओ, नमकीन जो पानी है तुम्हारे सागर का, नमक कितना है इसमें? हाँ, तो उन्होंने कहा कि साहब नमक तो देखो, जो गाइड था वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। गाइड इन द सेंस कि वहाँ मछुआरे जो थे उनमें से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था ना, वही हमें घुमा रहा था। तो उसने उस समय मुझे बताया था कि देखो साहब, आप 1 लीटर पानी ले लेना। क्या? 1 लीटर पानी ले लेना, और जब आप पानी का वाष्पीकरण कर लोगे तो इतना ग्राम मोटा मोटा आपके पास सॉल्ट बचेगा, तो यहाँ पर आपको इतना सॉल्ट होता है। उस आदमी को ध्यान था। ये बात है 2009-10 की। जब ये दोबारा से मैं आपके लिए चैप्टर पढ़ रहा था, तो वो आदमी का चेहरा मेरे सामने आ गया कि भैया इन्होंने बोला कि 1000 ग्राम में 35 भाग क्या मिलेगा आपको? नमक मिल जाएगा। मतलब 35 ग्राम के आसपास या 35 भाग उसमें आपको नमक की प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने मुझे बोला था साहब देखो, 1 लीटर यहाँ पे आप जल को आप वाष्पीकरण करोगे ना, आपको तो आपको 15 से 20 ग्राम के आसपास नमक मिल जाएगा, जैसा उनका कहना था। और ये 35 भाग प्रति 1000 ग्राम में आपको लवणता मिलती है ना। महासागर की औसत लवणता है, ध्यान रखना, ये औसत लवणता है। ये लेके मत बैठ जाना, यदि कोई गुजरात में उड़ीसा का अपना विद्यार्थी है और वो महासागर से 1 लीटर पानी लेके आए, और 1 लीटर नहीं, 1000 ग्राम है, मतलब 1 किलो। 1 लीटर तो 900 कुछ ml का होता है, 900 ग्राम का होता है, ये 1000 ग्राम है। अब उसको आप वाष्पित करके, आप तो बोलो साहब इसमें तो 5 ग्राम ही सॉल्ट निकला है, ये बात कर रहा है औसत की, एवरेज की। कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा, सबको मिला लिया तो आपका एवरेज आ गया। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना हम क्यों कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फैक्ट को रट लेना। देखो ये सैलाइन वाटर है और ये फ्रेश वाटर है। देखो हम सभी जानते हैं कि 2.7% ही हमारी पृथ्वी पर कैसा जल है? अलवणीय जल है, मतलब कि नॉन सैलाइन वाटर है, बिना नमक वाला पानी।
अब इस अलवणीय में से भी ध्यान करना, मोटा मोटा मैं 2.7 इसलिए बोल रहा हूँ कि 0.009 के अंदर आपकी नमक की जो झीलें हैं, जैसे हमारे राजस्थान में सांबर झील है, वो नमक की झील है। और इंडिया में सबसे बड़ा नमक का प्रोडक्शन यदि किसी झील के द्वारा आता है तो वो हमारे सांबर झील के द्वारा ही आता है। 0.09 इसके अंतर्गत यदि आप ये नमक की झीलें भी हटा देते हो तो ये कितना बच गया ये भाई, यदि मैं 700 करता हूँ तो 10 में से 9 गए, 1 9 में से ये 9 और इधर 691, 2.691, ठीक है ना, 9 1 10, ठीक है। 2.691% आपका क्या है, अलवणीय जल है। अब आप देख लो साहब जल की कितनी किल्लत है। देखो मैं कोटा आया हूँ तो कोटा में तो लोग पानी की ऐसी बर्बादी करते हैं, 24 घंटे तो नल आते हैं यहाँ पे। अब हमारे जयपुर में तो फिर भी एक टाइम नल आता है, और अगर आप भीलवाड़ा और जैसलमेर साइड चल जाएंगे तो वहाँ 4 दिन में एक बार नल आता है। 2.691% ये क्या है हमारे पास, अलवणीय मतलब नॉन सैलाइन वाटर है। एक बार ये देख लो, ये सीक्वेंस रट लेना। यदि एग्जाम में 4 ऑप्शन यदि आपके पास आ जाते हैं तो बताओ, ये महासागर की तो आपसे पूछेगा नहीं, आपसे इनकी सीक्वेंस पूछ सकता है। वो सर्वाधिक जल का प्रतिशत रखता है पृथ्वी पर, ऐसे प्रश्न आ सकता है। जैसे नदियाँ का ध्यान रखना, हमारे नदियों में जो जल है वो 0.0001% ही है कुल जल का। कितना है, 0.0001। और ये लास्ट है, इसको ऐसे याद कर लेना, ये लास्ट है और महासागर सबसे ऊपर है। अच्छा सेकंड नंबर भी याद कर लेना, बर्फ के छत्रक मतलब आइस कैप, जितने भी हमारे बर्फ से ढके हुए अंटार्कटिका, आर्कटिक है, हिमालय के पहाड़ी हैं, वो कितना है, 2%। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2%। 3 याद हो गए आप, सबसे ज़्यादा महासागर में जल है, सबसे कम नदियों में जल है 0.0001, और सेकंड नंबर पे क्या है आपकी आइस कैप, बर्फ छत्रक है। 2 हो गए। तीसरे नंबर पे भूमिगत जल है 0.68। अगर ये आप याद भी ना रख पाओ तो ये सीक्वेंस याद कर लेना, महासागर, बर्फ हो गया आपका, भूमि हो गया, झील हो गया, स्थल हो गया, और ये नमकीन झीलें भी इसी में आ गया, स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलें, वायु आ गया और न आ गया। इनका कुछ बन सकता है क्या, कुछ बना लेना ऐसे ना, जैसे मव भूजी स्थल वान, वान भूजी स्थल, मव मव भूजी स्थलवान, मव भूजी स्थलवान, ऐसे भी आप कोई सिनोनिम बना सकते हो। लेकिन मेरे को क्या ज़्यादा सरल ये लगता है कि आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो हमेशा याद रहेगा कि नदियों में सबसे कम जल है भैया पृथ्वी पर। आप देखोगे सबसे ज़्यादा महासागर है, दूसरे नंबर पर बर्फ के छत्रक आइस कैप पर मिलता है, तीसरे नंबर पर भूमिगत जल है, भौम जल जिसको हम बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं, 0.68 है। और ये भी इंपॉर्टेंट है वायुमंडल भी, और नदियों से ऊपर वायुमंडल, सेकंड लास्ट वायुमंडल में कितना जल है, 0.0019। इसको देख लेना मेरे प्यारे दोस्तों। इजराइल में डेड सी आप जानते हैं, मृत सागर, उसमें 340 ग्राम प्रति लीटर बनता है। मतलब इजराइल के पानी, डेड सी से आप 1 लीटर पानी निकालेंगे तो उसमें कितना निकलेगा, 340 ग्राम निकल के आएगा आपका नमक। अच्छा इसी सघनता की वजह से वहां पर डूबता नहीं है कोई भी, आप चल जाओगे तो फ्लोट करने लग जाओगे, तैरने लग जाओगे, डूबोगे नहीं आप, क्योंकि इतना सघन पानी है, आपसे ज़्यादा तो आयतन उसका हो जाता है, इसलिए आप डूबते नहीं। देखो ये पढ़ने के बाद में ये एक्टिविटी जरूर पढ़ लेना। इससे क्या होता है कि जो आपने पहले पढ़ा है ना उसके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है, भूलने की भी संभावना कम हो जाती है। बहुमूल्य संसाधन है, जब भी जल के बारे में लिखो तो इस शब्द को यूज में लेना, बहुमूल्य संसाधन है। महासागरीय परिसंचरण, ओशियन सर्कुलेशन, क्या है ओशियन सर्कुलेशन, ये क्या कहता है, आपने देखा होगा कि समुद्र का पानी हमेशा गति करता रहता है। कभी किसी नदी के पास, किसी पॉन्ड या लेक के पास आप बैठो तो वहाँ आपको शांति मिलेगी, जल की इतनी आवाज़ नहीं आएगी, बड़े शांत। अगर नदी मैदानी इलाके में तो बड़े शांत आपको बहती मिलेगी, इतनी उथल पुथल हल्ला मचाती हुई नहीं चलेगी। लेकिन सागर में आप जाओ, शाय शाय ऐसे आवाज़ आती रहती है, एक तो वायु की आवाज़ आती रहती है और जल भी क्या करता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, जिसको हम ज्वार भाटा बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं, है ना। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये हमेशा गति कर रहा होता है। ओशियन का जो जल होता है वो हमेशा गति कर रहा होता है, कहीं पर भी कांस्टेंट होकर रुकता नहीं है। इसी कारण से आपको क्या देखने को मिलेगा, जल में यदि कहीं बहुत ज़्यादा गतिशीलता देखने को मिलेगी तो महासागरीय जल में देखने को मिलेगी।
ये कह रहे हैं कि ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, कभी शांत नहीं रहता, बड़ा अशांत बच्चा है। महासागरों की गतियों को आप वर्गीकरण करोगे तो 3 प्रकार की आपको गतियां देखने को मिलेगी। लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। तरंगे हो गई वेव्स, ज्वार भाटा हो गई टाइड्स और धाराएं हो गई करंट। इनको भी देख लेते हैं। 22 मार्च हमारा क्या है? विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। और हमेशा कोई भी दिवस बनाया जाता है तो इसलिए बनाया जाता है कि उसकी उपयोगिता आप समझ सको, तो इसलिए बनाते हैं कि वर्ल्ड वाटर डे। कम से कम इस दिन तो पानी के बारे में आप जागरूक रहें, पानी कम बिगाड़ें, जल संरक्षण की विधियों को और मजबूत करें। देखो, तरंग जो होगी जब भी पैदा होगी जब भैया कहीं वायु चल रही होगी। अगर वायु नहीं है तो तरंग नहीं होगी, समझ गए? अब पौंड रहा, झील रहा, वहां पर तरंगे चलती हैं, लेकिन इतनी वायु की गति नहीं होने की वजह से बहुत छोटी छोटी तरंगे चलती हैं। आप देखना कभी पत्थर डालना, पत्थर डालते हैं तो गोल गोल से तरंगे जो आगे बहती है ना, इसी प्रकार से जो हलचल पानी में होती है, झील में, नदियों में आपको कम देखने को मिलेगी, मैदानी नदियों में, है ना। और लेकिन सागर में तरंगे आपको बड़ी स्पष्ट दिखाई देगी। ऐसा लगेगा भैया अब क्या पता नहीं ऊपर नीचे हो रहा है, और वो किसकी वजह से हो रहा है? वायु की वजह से हो रहा है। अब ये तरंगों का डेफिनेशन देख लो। अगर यदि आपसे कोई पूछे कि साहब तरंग होती क्या है, ये बता दो। यदि आपसे कोई पूछ ले तरंग होती क्या है, किस कॉन्सेप्ट में? जल के कॉन्सेप्ट में और सागर के कॉन्सेप्ट में। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी तेज पवन होगी तरंगे भी उतनी ही बड़ी होगी। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें ही तरंगे कहते हैं। समझ गए? महासागरीय सतह पर, ये देखो किसी किनारे की बात नहीं कर रहे हैं, महासागरीय सतह की बात कर रहे हैं। अच्छा, लगातार उठना और गिरना यदि किनारे पर होगा तो हम क्या बोलेंगे? उसको टाइड्स बोलेंगे। अभी देखेंगे ना। वैसे टाइड्स आती तो समुद्र से ही है, लेकिन मानव के लिए बड़ा सरल होता है उसको परिभाषा के रूप में डिफ्रेंशिएट करना। सुनामी, सुनामी की स्पेलिंग अंग्रेजी ऐसी विकट और अबूझ भाषा है। नाम सुनामी से स्टार्ट हो रहा है और स्टार्टिंग इसकी स्पेलिंग हो रही है टी से। ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है पोताश्रय तरंगे। अच्छा, पोताश्रय तरंगे क्या होता है? ये जो आपको पोर्ट होती है ना, पोर्ट वेव, बेसिकली जापान में जब ये सुनामी आती है तो ये वहाँ के जो जलयान पोत हैं उन सबको ध्वस्त कर देती थी, इसलिए इसका नाम पोताश्रय तरंगे के रखा गया, और जिसको जापान में सुनामी कहते हैं। सुनामी आती क्यों है भैया? आप सभी जानते हैं कि यदि भूकंप और ज्वालामुखी कहाँ? समुद्र में होते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उससे क्या होता है भैया? 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। अब कभी भी सुनामी के लिए आपके पास लिखने को आ जाए तो 15 मीटर तक की ऊंचाई, यह लाइन अवश्य लिखना। और इनकी स्पीड कितनी होती है भैया? 700 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति होती है। कि यहाँ से मैं दिल्ली जाऊँ, 500 किलोमीटर के आसपास है, तो पौन घंटे में दिल्ली पहुँच जाएगी। इनकी इतनी ज़बरदस्त स्पीड होती है। और देखो, विशाल सुनामी की यदि मैं बात करूँ तो 150 मीटर ऊंचाई तक तरंगे चले जाती हैं पानी की। समझे? कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग। आप यूट्यूब पे आज डालना, सुनामी लिखना और आगे जापान लिखना, आपको ऐसे ऐसे कैटास्ट्रॉफिक वीडियोस मिलेंगे कि बोलेंगे ऐसे सुनामी आती है। जरूर देखना एक बार। 2004 में हमारे भारत में भी सुनामी आई थी, जो जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो इंदिरा पॉइंट है, हमारा दक्षिणतम बिंदु है, वह डूब गया था। ये केस स्टडी है, इसको जरूर पढ़ना, जरूर से जरूर पढ़ना। ये सुनामी पृथ्वी का तांडव। अगला है ज्वार भाटा, जिसको हम टाइड्स कहते हैं। आप सभी जानते हो कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसको ज्वार कहते हैं, और जब अभी अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तो इसको भाटा कहते हैं। समझ गए? मतलब जल आपकी तरफ किनारे में ऊपर तक आ जाए, मैक्सिमम जो उसकी वेव्स आ रही हैं, पॉइंट है, वहां तक आ जाता है, तो ये तो क्या कहलाता है? ज्वार। और निम्नतम बिंदु पर जब तक चल जाता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं भाटा, ज्वार भाटा। देखो, सुनामी के बारे में ध्यान करना, ये जब आप पढ़ोगे ना मन से तो आपको दृष्टि आने लग जाएगी कि भैया हाँ, किनारे पे पानी नीचे रिसाइड हो रहा है तो सुनामी आने की संभावना हो सकती है। सुनामी में क्या होता है कि पानी एक बार बहुत ज़्यादा नीचे चले जाता है, मतलब भाटा जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा रिसीड कर लेता है। ऐसा ही ये हुआ था 2004 में। वहाँ पर जब
सुनामी आई थी, सुनामी का पहले अलार्मिंग कोई फीचर था नहीं, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था कि आपको उसको अवेयर कर दिया जाए कि सुनामी आने वाली है। उसके बाद तो फिर हमने एक सैटेलाइट भी छोड़ा था हमने, रिमोट सेंसिंग वाला, जिसके माध्यम से, और हमने पर्टिकुलर सुनामी के लिए रडार सेंसिंग डिवाइसेस भी इनबिल्ट करवाए थे यहाँ पे। के माध्यम से हमें करीबन 20-30 आधा घंटा पहले सुनामी की सूचनाएं मिलनी प्रारंभ हो गई। सुनामी में क्या हुआ था, यहाँ पर देखेंगे आप, पूर्वी तट पर दरअसल पानी ने रिसाइड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे सामान्यतः यदि वो आधा किलोमीटर रिसाइड करता था, यहाँ पर वो 1 किलोमीटर तक रिसाइड कर लिया। और इसको देखने के लिए पूरा का पूरा गांव, शहर और समुद्र के किनारे आकर बैठ गया था। अनहोनी घटना हो रही थी ना, कि रोज तो आधा किलोमीटर पानी पीछे जाता था, या आज तो 1 किलोमीटर पीछे चले गया तट रेखा से पानी। तो उसको देखने के लिए क्या हुआ था, भीड़ आ गई थी। और हुआ क्यों था दोस्तों, सागर के नीचे जो प्लेट है उसमें भारत की प्लेट सुमात्रा प्लेट के नीचे घुस गई थी। और जैसे नीचे घुसी तो एक बार तो नीचे गई तो पानी आया, और लेकिन जब पानी वापस नीचे आया तो जब विपरीत वापस आता है, वो तरंगे उठती हैं, तो क्या होता है, आपने कभी मटके में पानी लेके आए हो आप कभी, तो आपको ध्यान में आएगा, आप पानी जैसे आगे चलते हो तो एक बार तो पीछे जाता है, फिर आगे की तरफ आके झलकने लग जाता है। हाँ, बाल्टी में भी देखना, एक बार आप ऐसे करोगे तो जिस डायरेक्शन में आप अपनी तरफ बाल्टी को ला रहे हो, तो पहले पानी आपके विपरीत डायरेक्शन में जाएगा, फिर वापस आपकी तरफ दोबारा आएगा। तो सेम ऐसा ही क्या होता है सुनामी में, जब वो प्लेट नीचे गई तो पानी उसकी तरफ आया, एक बार तो आया समुद्र का पानी, रिसीड हुआ क्योंकि भैया प्लेट नीचे चली गई थी। और लेकिन क्या होता है कि एक बार तो जब वापस पानी आता तो विपरीत दिशा में पुनः उसकी ऊर्जा जाती है, और वो इतनी भयंकर ऊर्जा थी कि कहते हैं कि 50-50, 60 मीटर की ज्वारी तरंगे पूर्वी तट पे देखने को मिली थी। और हजारों लोग इसमें अपने हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। ज्वार भाटा में दो बड़े प्यारे कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो होता है लघु ज्वार भाटा और एक होता है बृहद ज्वार भाटा। लघु ज्वार भाटा को हम बोलते हैं नीप टाइड्स और बृहद ज्वार भाटा को हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स। हमारे जयपुर में एक पागल खाना है, या आप कहीं पर भी रहते हो, एक चीज देखना, जो वायलेंट बिहेवियर का है, जो असामान्य प्रकृति का व्यक्ति है, पूर्णिमा के दिन वो थोड़ा सा और वायलेंट हो जाएगा। ये जो दिखाते हैं ना कि जब पूरा चांद आता है तो पागल खाने के आसपास यदि आप कभी जाएंगे तो आपको वहाँ पे अजीब आवाजें आने लग जाएंगी। जो आदमी सामान्य, वो भी थोड़ा असामान्य बिहेवियर करने लग जाता है। उसके पीछे क्या साइंस है, क्या होता है, देखो दोस्तों, हमारे पृथ्वी पर यदि एक बूंद भी पानी कहीं पर है ना, तो उस पर ग्रेविटेशन का प्रभाव पड़ता है ना, ग्रेविटेशन। अब जो हमारा रक्त चल रहा है ना, हमारी बॉडी पर भी ग्रेविटी का प्रभाव रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। और हमारा शरीर क्या होता है, ये जो ग्रह नक्षत्र चलते हैं, इनकी ग्रेविटी से हमारे शरीर पर भी खूब प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो नीप टाइड है, ये नीप टाइड में देखो चंद्रमा जो है और पृथ्वी जो है, इनकी डायरेक्शन देखो, ये इसकी 90 डिग्री एंगल में है। तो चंद्रमा और पृथ्वी और इधर सूर्य, तो क्या होता है कि ये सूर्य की ग्रेविटेशन से यहाँ पर जल्द आता है, और चंद्रमा की ग्रेविटेशन पानी को खींचती है, तो ये चंद्रमा की तरफ पानी रिसीड करता है, समझ गए। तो क्या होता है कि इसमें जो भाटा, ज्वार भाटा आता है, लघु आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी खींच रहा है ग्रेविटी, और यहाँ भी ग्रेविटी खींच रही है पृथ्वी के पानी को, विपरीत दिशा में खींच रही है। तो इनका जो ज्वार भाटा होता है वो कमजोर होता है। लेकिन पूर्णिमा के दिन आप देखोगे, या यह जो आप देखेंगे कि ये चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होती है, तो उस डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा भैया, जो पृथ्वी पर जल है उसको सूर्य भी अपनी तरफ खींच रहा है और चंद्रमा भी अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों की ग्रेविटी G+G हो गई, 2G हो गई। तो इस फोर्स से क्या होता है, आपको बृहद ज्वार भाटा देखने को मिलेंगे, समझ गए। कौन सी सिचुएशन में, जब पृथ्वी और सूर्य अपने एक ही एक्सिस पे आ जाती हैं, सॉरी, चंद्रमा और सूर्य जब अपने एक ही एक्सिस पे आ जाती हैं, तो पृथ्वी पर आपको वृहद ज्वार भाटा देखने को मिलता है। और विपरीत होता है तो वही उल्टा जाएगा भैया, कि यहाँ का पानी यहाँ आपके खींचेगा, और चंद्रमा की तरफ ग्रेविटी होगी तो भैया चंद्रमा की तरफ जल खींचेगा। तो यहाँ पर तो आपको वृहद दिखेगा और यहाँ पर भी वृहद दिखेगा। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर आपको लघु मिलेगा और यहाँ पर आपको लघु नीप टाइड मिलेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर हो रही है। देखो चंद्रमा यहाँ है तो क्या यहाँ पर तो आपको दीर्घ ज्वार भाटा मिलेगा। सेम सिचुएशन अपने नीप टाइड में है। नीप टाइड में देखो सूरज जी यहाँ पर है, फिर चंद्रमा नज़दीक होता है ना, तो इसकी ग्रेविटी में पानी ज़्यादा आपको, चंद्रमा नज़दीक होता है, इसकी वजह से ग्रेविटी जल पर चंद्रमा की ज़्यादा होती है।
लेकिन पृथ्वी पर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, लघु ज्वार भाटा मिलेगा, और चंद्रमा पर आपको यहाँ पर दीर्घ ज्वार भाटा मिलेगा। समझ गए ना। लेकिन सबसे बढ़िया आपको अगर ज्वार भाटा देखना है, वृहद ज्वार भाटा, तो ये आपको इस कंडीशन में देखने में मिलेगा जब सूर्य और चंद्रमा की दोनों की ग्रेविटेशनल ताकत एक साथ जुड़ जाती है, तो पृथ्वी पर आपको बड़े ही वृहद ज्वार भाटा देखने को मिलेंगे। जो भी कंट्री यहाँ पर होगी और वहाँ के किनारे पे आप कभी घूमने जाना, तो सामान्य हिसाब से 2 से 3 गुना ऊंचे आपको ज्वार भाटे देखने को मिलेंगे। चलिए, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। आगे कह रहा है ये कि पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को हम वृहद ज्वार कहते हैं। वृहद ज्वार, उच्च ज्वार। यदि एग्जाम में आपसे देखो इन शब्दों का ध्यान रखना, यदि आपको ये अगर मैप दे दें और ऑप्शन दे दें, बताओ वृहद ज्वार या उच्च ज्वार कहाँ पर आएगा, तो बोलिए वृहद ज्वार नहीं भैया, उच्च ज्वार आएगा। वृहद ज्वार आपका जब आएगा जब G+G इन दोनों की ग्रेविटेशनल ताकत जुड़ जाएगी, उस कंडीशन में क्या आएगा, वृहद ज्वार आएगा। क्लियर। स्प्रिंग टाइड जिसको बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। प्रथम और चतुर्थांश एक्चुअली क्या है भैया, जैसे ये अगर कोई सर्किल है, इसको 4 भागों में बांट दो, एक चतुर्थांश, 4 हो गए ना, 4 पार्ट हो गए ना, क्वार्टर। इसी प्रकार से यदि पहले में है या चौथे में है कौन, आपका चांद, तो क्या होगा, आपके नीप टाइड आएगा। ये देखो, ये 90 डिग्री ये हो गया। अगर आप इसको बांटते हो, समझ गए, तो ऐसा प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इस कंडीशन में क्या होगा, आपके प्रथम और चतुर्थांश में लघु ज्वार भाटा आगा। इस लाइन को ध्यान कर लेना। यदि स्टेटमेंट में आ जाता है भैया ये बताओ, चांद यदि अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में हो तो ज्वार भाटा कैसा होगा, लघु होगा, वृहद होगा, उच्च होगा, तो कैसा होगा, लघु ज्वार भाटा होगा। और ये जो हाई टाइड्स आती है ना, उच्च ज्वार जो आती हैं, इनमें भैया नौ संचलन करने के लिए सहायक होता है। जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाता है, जहाज को बंदरता तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी आपकी मदद करते हैं। जैसे उच्च ज्वार आता है तो मछली क्या आती है, किनारे के पास भी आ जाती है और आराम से जो ये मछुआरे हैं मछली पकड़ सकते हैं। ठीक है। और होता भी क्या है, जैसे हाई टाइड आती है ना, तो उस टाइड के सहारे ही बिना जोर लगाए सारे मछुआरे घर पहुंच जाते हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट आएगा, मैं आगे समझाऊंगा कि क्यों मछुआरे रात्रि को निकलते हैं मछली पकड़ने और अर्ली इन द मॉर्निंग वापस लौटते हैं। ये कॉन्सेप्ट 11वीं 12वीं का जब हम यही चैप्टर दोबारा और एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे तो वहां पर इन बिंदुओं को हम साथ साथ लेते चलेंगे। अगला आ गया महासागरी धाराएं, जिनको ओशन करंट बोलते हैं। महासागर में तो भैया धाराएं बहती रहती है ना, जैसे नदी की धारा निकल के आ रही है, एक तो निकल के वाराणसी से आ रही है, एक लखनऊ से आ रही है, तो ये भी तो धाराएं, इसी प्रकार से धाराएं हमारे महासागर के अंदर भी बहती है, जल के अंदर भी बहती हैं। यदि ये कोई महासागर है तो यहाँ पर भी अंदर भैया करंट चलते रहते हैं कि गर्म पानी आ रहा है, ठंडा पानी आ रहा है। इतने बड़े क्षेत्र होने की वजह से पानी जब मिलता है तो ठंडा गर्म जहाँ पर होता है तो ये करंट्स इनके अंदर अंदर चलते रहते हैं। देखो ये क्रियाकलाप एक्टिविटी बड़ी अच्छी दे रखी है, इसको समझने के लिए इसको पढ़ लेना। ओशन करंट, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए भैया व्हाट इज ओशन करंट, ओशन करंट कुछ भैया निश्चित दिशा में, इसका भी शब्द का ध्यान रखना। ये जो धाराएं होती हैं ऐसी नहीं मन में चले गई वहीं पर चले गई, नहीं, इनकी दिशा निश्चित होती है और ये नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं हैं। कैसी? नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया ये बताओ कि बेंगुला करंट है, ये इधर बह रही है, तो उधर ही बहेगी क्योंकि इनकी दिशा निश्चित है। समझ गए? और ये कैसी होती है? गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि स्टेटमेंट आता है कि यह गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती हैं, तो क्या यह बात बिल्कुल सही? बिल्कुल सही है। देखो क्या है, ध्रुवों पे तो आपके
कोल्ड वाटर रहेगा। और आप सभी जानते हैं, और ये जो गर्म है ये कहाँ जाएगा, ये भैया हल्का होता है और ये भारी होता है। तो ये जो कोल्ड वाटर है ये तो चलने लग जाएगा आपके, ये कोल्ड वाटर तो क्या जाएगा, नीचे जाएगा भारी होने की वजह से, और ये गर्म जल ऊपर आ जाएगा और ये आपके साइकिल चलती रहेगी। तो गर्म जल कहाँ पर आएगा भैया, आपके ध्रुवों की तरफ आएगा, और कोल्ड वाटर नीचे नीचे जाके कहाँ पहुंच जाएगा, आपके भूमध्य सागर की तरफ पहुंच जाएगा। फिर गर्म होकर ऊपर आएगा वो करंट और वापस ध्रुवों की तरफ आ जाएगा। तो ये एक साइकिल भी चलती रहती है हमारे ओशन के अंतर्गत। ये भी अच्छी लाइन है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। देखो आप इसको आराम से समझ सकते हो। ये 0 डिग्री हो गया, अक्षांश हो गया, ये क्या बढ़ रहे हैं, 0 हो गया, 10 हो गया, 20 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, उच्च अक्षांश बोलेंगे। ये क्या कह रहा है, उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होती है। मतलब ये ठंडी धाराएं क्या है, ये जो उच्च अक्षांश है इससे निम्न अक्षांशों की तरफ प्रवाहित होती है। देखो कई बार क्या होता है, होती बहुत सरल चीजें लेकिन वो वर्ड कई बार हमें कठिन लगते हैं और एग्जाम में हमारी बुद्धि नहीं चलती। इसी प्रश्न को आप घर आके बैठ के इवेल्युएट करोगे तो आप समझ जाओगे अरे ये तो बड़ी सरल बात बोल रहा था, ये तो यही तो कह रहा था कि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ ध्रुवों का पानी प्रवाहित होता है। ये तो हम भी जानते हैं कि ठंडी धाराएं कहाँ की तरफ बहती हैं, भूमध्य सागर मतलब भूमध्य रेखा की तरफ बहती हैं। और कुछ महासागरीय धाराओं के इन्होंने नाम दिए, जैसे लैब्राडोर धाराएं, ये शीतल जल धाराएं हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है। अब ध्यान रखना, लैब्राडोर कैसा है, ठंडी, गल्फ स्ट्रीम कैसी है, गर्म। अब देखो गल्फ स्ट्रीम ये सारी जो है ना जितनी भी धाराएं हैं वह क्षेत्र विशेष के ऊपर नामकरण हुआ है, इसलिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जब हम करंट्स पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गल्फ कंट्रीज आप जानते हो गर्मी पड़ती है तो आप मान के चलना वह गर्म जल धारा है। लैब्राडोर जो जगह है उसकी लोकेशन देखेंगे, लोकेशन कहाँ है। यदि उसकी लोकेशन ठंडी जगह पर है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कैसी जल धाराएं चलती हैं, ठंडी जल धाराएं चलती हैं। तो ये जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे ना 11th-12th की ज्योग्राफी, उसमें इनको क्लियर करते चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, जहाँ पर भी ये गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती है ना वहाँ पर एक बहुत बढ़िया काम होता है, वहाँ पर आपको खूब मछलियाँ मिलती हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि विश्व का जो सबसे बढ़िया मत्स्य क्षेत्र है वो यहीं पर मिलता है। वो कहाँ पर, ठंडी और गर्म जल धाराएं वहाँ पर मिलती हैं। अच्छा, लेकिन वहाँ पर एक दिक्कत और होती है, जहाँ पर भी ठंडी और गर्म जल धाराएं मिलती हैं वहाँ पर खूब सारा कोहरा होता है, फॉग होता है। तो वहाँ पर पोताश्रों के लिए जो मतलब हमारे जलयान है उनके लिए विजिबिलिटी में दिक्कत रहती है, मतलब कि उनको आवागमन करने में कठिनाई होती है, लेकिन मछलियाँ खूब मिलती हुई हैं। अच्छा, ये क्षेत्र भी बता रखेंगे, जापान के आसपास और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। क्लियर? ये जो आपसे मैं चर्चा कर रहा था कि भैया जहाँ मिलती है वहाँ पे आपको फॉगी मौसम मिलेगा, कोहरे वाला मौसम मिलता है और इसके फलस्वरूप नौ संचलन में बाधा उत्पन्न होती है। देखो ये धाराएं हैं ना, ये धाराएं एक बार आप देख लेना। मैं यहाँ पर इसका डिस्कशन इसलिए नहीं करना चाहता कि इसको एक बार में निपटाएंगे हम। जब ओशन करंट्स हम 11वीं-12वीं में पढ़ेंगे तो उसको हाथों सारे निपटा लेंगे, लेकिन आपका मेरे प्यारे दोस्तों कार्य यह भी है कि इसको एक बार मैप में जरूर नोटिस कर लेना। ये लाल वाली तो क्या है, आपके गर्म जलधारा है, और ये जो नीली वाली हैं ये आपके कैसी हैं भैया, ठंडी जलधारा है। एक बार इनको अवश्य देख लेना। देखो अभी लैब्राडोर के बारे में हमने पढ़ा था ना, लैब्राडोर यहाँ पर कैसा दिखा रखा है, ब्लू कलर में दिखा रखा है, ठंडी। अच्छा, लैब्राडोर कहाँ पर है, आप देखेंगे सर ये तो उच्च अक्षांश पर है, तो उच्च अक्षांश पर तो ठंड पड़ती है, समझ गए। और ये जितनी भी देखो, ये जितनी भी आपको ठंडी आपको जलधाराएं दिख रही हैं ये सारी कहाँ पर है, उच्च अक्षांश में है। कुछ जलधाराएं हैं जैसे कैनरी जलधारा और कैलिफोर्निया धारा, इनको बारे में हम देख लेंगे। बाकी सर रटने की बिल्कुल टेंशन मत लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना चाहिए। देखो ये जितने भी कंट्रीज की आप बात करोगे ना जहाँ पर भी ठंडी जलधाराएं बह रही है, इसका मतलब वो उच्च अक्षांश में अवस्थित है, ओयोशियो धारा। बाकी अब हम उनकी डायरेक्शन भी देख लेंगे कि पूर्व से पश्चिम जा रही है, उत्तर से दक्षिण जा रही है, किस दिशा में बह रही है, इसको हम समझ लेंगे। और समझने की लोड मत लेना। देखो ठंडी जलधारा ऊपर जा रही है, ऊपर गई, मतलब कि जहाँ पर गर्म जलधारा है वहाँ की तरफ गई, और गर्म जलधारा हल्की होती है मान लीजिए, तो वापस कहाँ पर आ गई, ऊपर सतह पर होती होती जहाँ पर ठंडी जलधारा है वहाँ पर आ गई। ठंडी जलधारा क्या होती है दोस्तों, ये भारी हो जाती हैं, भारी होकर अंदर की तरफ जाती हैं, अंदर की तरफ जाके नीचे 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 जा रही है, ठीक है ना। और किधर की तरफ बहेंगी, जहाँ पर भैया आपके प्रेशर कम होगा
या यूं मान लीजिए आयतन कम होगा तो गर्म जल धारा तो ऊपर की तरफ उठेगी और ठंडी जल धारा नीचे की तरफ जाएगी, और ये इसीलिए बोलते हैं भूमध्य सागर की तरफ अपना रास्ता बनाती रहती है। देखो इसलिए आपको सर्कल में देखेंगी, गई फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, ये नीचे आई ये नीचे आई, फिर वापस नीचे आई ऊपर गई नीचे आई। कहीं पर भी चल जाओ आपको राउंड आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर गई फिर गर्म होके वापस ठंडे इलाके में आई, फिर भैया ठंडे होने के बाद निम्न अक्षांशों की तरफ गई, फिर वापस पुनः घूम के उच्च अक्षांश की तरफ आ जाएगी। ये साइकिल रहेगी, ये आपको सारी रट जाएंगी। जब हम मैपिंग भी करेंगे तो साथ साथ आपको उन कंट्रीज के बारे में जैसे ही ध्यान में आ जाएगा कि भैया कि सर ने हमसे कैनरी की धारा के बारे में पूछा तो कैनरी की धारा कहाँ है, कैनरी कहाँ है, आप तुरंत बता दोगे। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे ये ब्राजील के पास बह रही है तो ब्राजील, फॉकलैंड आइलैंड के पास बह रही है तो फॉकलैंड धारा हो गई। ये सारे वहाँ के क्षेत्र विशेष पर ही धाराओं के नाम है, तो बिल्कुल लोड मत लेना। और ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए प्रश्न पढ़ लेना, छोटा सा और प्यारा सा चैप्टर था, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा रिवाइज करने में, ये देख लेना है ना। नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे आज, इसका अगला चैप्टर और एक आ जाएगा आपको रात्रि में। तो हमारे प्लानर के हिसाब से 7वीं का ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा, हम फिर सीधे किस पर कूद जाएंगे, 8वीं के चैप्टरों पे कूद जाएंगे। कोई भी मन में समस्या हो, बात करनी हो तो मुझे कॉल कर लेना या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना, मैं आपसे बात कर